Hello guys, good evening everybody. Today we are going to start our test series for MPPGT. MPPGT के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की है और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आए हैं और वो क्वेश्चन डेफिनेट आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए MPPGT की जो भी टेस्ट सीरीज होगी ये खास करके आप देखोगे तो पोएट्री सेक्शन से मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं और इसके बाद से आपकी प्रोज सेक्शन से, फिक्शन से, ओके, ग्रामर से, सबसे आपको होंगे टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़िएगा और पीजीटी एमपीपीजीटी से रिलेटेड जो भी सिलेबस और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गॉट 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज? कुछ राइटर्स, कुछ पोइट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं और आपको बताना है इनमें से kौन सा ऐसा पोइट है जिसने 4 बार पुलित्जर प्राइज जीता हुआ है। ओके, नेक्स्ट ये लेस्ली नॉरिस। तो क्या लेस्ली नॉरिस ने पुलित्जर प्राइज जीता हुआ 4 बार, या फिर जॉन बैरीमैन इसने जीता हुआ है, डब्ल्यू बी ईल्स है, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट? ओके, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको जवाब देना है। पुलित्जर प्राइज 4 बार जीतने वाला राइटर ध्यान रखना पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 4 बार पुलित्जर प्राइज जीता हुआ है 1940 के अंदर, ठीक है, 1931 में जीता, 1937 में और 1943 के अंदर इसको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। ओके, 24 में मिला था तो आप कहेंगे न्यू हैम्पशायर के लिए मिला। ओके, किस बार के लिए मिला था? न्यू हैम्पशायर के लिए मिला। 1931 में कलेक्टेड पोइम्स के लिए मिला। 1937 में देखोगे तो फॉर द रेंज के लिए मिला। और 1943 में विटनेस के लिए। तो ये कलेक्शन भी आप देख सकते हैं कि किस किस के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज द मेंबर ऑफ द घोस्ट क्लब एंड राइमर्स क्लब? 2 क्लब हैं, घोस्ट क्लब और राइमर्स क्लब। ओके, द घोस्ट क्लब एंड राइमर्स क्लब। आपको बताना है कि इस क्लब का मेंबर कौन हुआ करता था। ओके, दोनों ही क्लब में मेंबर था, राइमर्स क्लब में भी और घोस्ट क्लब में भी। ऐसा पोएट कौन सा है? डब्ल्यू बी ईल्स है क्या, जॉर्डन है, या फिर जॉन मिल्टन, या फिर टेड ह्यूज? तो आप जानते हैं द घोस्ट क्लब को टेड ह्यूज ने ज्वाइन किया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कब ज्वाइन किया? 1911 में। ओके, तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको काफी कुछ हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखोगे। माय मदर एट 66 वाज पब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? एक पोइम है, ओके, एक पोइम है माय मदर एट 66। ये पोइम इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं 12th क्लास में प्रेस्क्राइब्ड है और वहां से दी हुई है। इसके पोएट कौन है? तो आप कह सकते हैं कमला दास की लिखी हुई पोइम है। इसने लिखा कमला दास, ठीक है। आपको बताना है कि वाज पब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, किस साल ये पब्लिश हुई थी? 1998 में, 1996 में, या फिर 1990 में, या 2000 में? तो ध्यान रखेंगे ये पोइम कब आई थी? 1990 में आई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, क्या लिखा हुआ है? सेलिंग टू वायलेंटियम। सेलिंग टू वायलेंटियम इज अ नोवेला। इस नाम से एक नोवेला है और बताना है कि ये नोवेला किसने लिखा है। ओके, एक नोवेला है, ये आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा हुआ है। सीन ओ फ्ले, या फिर जॉन क्रो रेंसम का है, या फिर आप देख सकते हैं रॉबर्ट शिल्वरबर्ग का लिखा हुआ है, या फिर एपिफेनियो शेन का लिखा हुआ है। ओके, तो डेफिनेटली आंसर है आपका। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे।
क्योंकि बैजेंटियम के नाम से आपको मालूम है, ओके, सेलिंग टू बाइजेंटियम ये एक पोइम है, लेकिन याद रखेंगे ये एक नोवेला भी है। किसने लिखा है तो आप जान सकते हैं, रॉबर्ट शिल्बरबर्ग का लिखा हुआ एक नोवेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखिएगा, सेलिंग टू बाइजेंटियम इज ए पोइम बाय, अभी मैंने कहा ना देखो सेलिंग टू बाइजेंटियम इस नाम से एक पोइम है और आपके सिलेबस में एमपीपीजीटी में क्वार्टर सेक्शन में प्रेस्क्राइब्ड है। ये एक पोइम है लेकिन एक नोवेला भी है, वो आपको जानना है, ठीक है। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम इज ए पोइम बाय, ये पोइम बताना है कि लिखा किसने है, ओके। क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने या लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, डब्ल्यू वील्स इसके राइटर हैं या विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है। तो आप देखोगे ये पोइम लिखी है किसने, डब्ल्यू वील्स, ओके। डब्ल्यू वील्स की पोइम है, कब आई थी भाई, 1928 के अंदर। किस कलेक्शन में आई थी, तो कई कलेक्शन आया था जिसका नाम था टावर, ओके। तो इस कलेक्शन में ये पोइम पब्लिश हुई थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैटर्ड कोट अपॉन स्टिक फाइंड द पोएटिक डिवाइस। ये एक लाइन है, और टैटर्ड कोट अपॉन स्टिक, ये एक लाइन है और ये लाइन किस पोइम से है, आप चाहो तो ये भी जान सकते हो, ओके। आप ये पोइम जानने का प्रयास करो कि ये पोइम कौन सी है, ये लाइन किस पोइम से ली गई है। तो अभी अभी देखो हमने ये पोइम को डिस्कस किया था, सेलिंग टू बाइजेंटियम, ओके। ये पोइम कहाँ आती है, सेलिंग टू बाइजेंटियम, ओके। इस पोइम के अंदर ही आती है ये लाइन, आ टैटर्ड कोट अपॉन स्टिक। टैटर्ड कोट किसको कहा गया है, तो आप कह सकते हैं टैटर्ड कोट यहाँ पर कौन है, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन को कहा गया है कि जो ओल्ड मैन होता है ना, वृद्ध इंसान, जब इंसान वृद्ध हो जाता है तो एक टैटर्ड का मतलब एक फटे पुराने कोट की तरह होता है, उसे किसी एक जगह लटका दिया जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता, ओके। तो यही कहना चाहती है कोई, आपको बताना है अपॉन स्टिक फाइंड द पोएटिक डिवाइस, आपको उसमें पोएटिक डिवाइस ढूंढना है। देखो टैटर्ड कोट किसको कहा गया है, ओल्ड मैन को। इसका मतलब क्या है, जो ओल्ड मैन है वही टैटर्ड कोट है। जब हम किसी दो चीज़ों की तुलना करते हैं और तुलना करने पर दोनों चीज़ें क्या होती है, एक होती है, ओके। व्हेन इन मेटाफर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड कंपेयरिंग थिंग्स आर ट्रीटेड एज वन। तो यहाँ पर ओल्ड मैन को ही टैटर्ड कोट और टैटर्ड कोट का मतलब ओल्ड मैन ही है, इसलिए आप कह सकते हैं कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, मेटाफर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन इज अ नोबेल बाय, बताना है। अच्छा देखिए, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, ये याद रखेंगे। ये अभी अभी हमने एक पोइम डिस्कस की थी, कौन सी पोइम थी, सेलिंग टू बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम। इस पोइम की ओपनिंग लाइन है, ध्यान रखो, ओपनिंग लाइन। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि सेलिंग टू बाइजेंटियम की ओपनिंग लाइन कौन सी है, तो आपको इसकी ओपनिंग लाइन मिलेगी क्या, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, ओके। तो दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, इस नाम से ही एक नोवेल भी लिखा गया है। आपको बताना है कि इस नाम से जो नोवेल लिखा है वो किसका है, कॉर्मेक मैकार्थी का या फिर जॉन अपडाइक ने लिखा हुआ है, डैनियल डेफो, ओके, डैनियल डेफो का है या फिर थॉमस हार्डी ने लिखा है। तो आप देखोगे कि दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, इस नाम से एक नोवेल है जिसका, ओके, कॉर्मेक मैकार्थी आपका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पोइम से रिलेटेड कई फैक्ट दिए गए हैं और ये पोइम बड़ी सिंबॉलिक है। जब हम इस पोइम को लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे तो आपको सारे सिंबल्स के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following poems is called America most misread poem? America's
मोस्ट मिसरीड पोइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी ऐसी पोइम है जिसे अमेरिका की सबसे ज्यादा मिस एंड रीड पोइम कहा जाता है? बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इसको आप टिक कर लीजिएगा। क्या वो फायर एंड आइस पोइम है, द स्टॉप स्नो है, या फिर द रोड नॉट टेकन है, या फिर द रोड साइड स्टैंड है? ओके, और चारों ही पोइम आप देख सकते हैं किसके द्वारा लिखी हुई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है। तो इससे आपका सही आंसर होगा द रोड नॉट टेकन। ओके, द रोड नॉट टेकन इस पोइम को किस नाम से, यानी कि क्या कहा जाता है, अमेरिका से मोस्ट मिस एंड रीड पोइम, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज्यादा मिस की जाने वाली पोइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाब्लो नेरुदा। ओके, पाब्लो नेरुदा क्या पूछा है? पाब्लो नेरुदा रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन विच ईयर? आपको नोबेल प्राइज बताना है कि पाब्लो को नोबेल प्राइज कब मिला हुआ है। ओके, तो यहां लिखा है, रखिएगा 1949 में मिला, या फिर 1948 में, 1950 या 1971 में। तो देखिए आपकी ये सभी ईयर वो है जहां कहीं किसी ना किसी राइटर को नोबेल मिला हुआ है। तो आपको जान लेना है, इससे आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो 1949 में आप जानते हैं विलियम फॉकनर अमेरिका से एक नोबलिस्ट हैं, विलियम फॉकनर। ओके, तो 1949 में आप कह सकते हैं नोबेल खिलाफ मिला है इसको, विलियम फॉकनर को। 1948 में आप देख सकते हैं टी.एस. इलियट को नोबेल मिला हुआ है। ओके, और टी.एस. इलियट भी अमेरिका से ही है। 1950 में देखोगे तो बर्ट्रैंड रसेल को जो है नोबेल मिला है 1950 के अंदर। अब आपके पास ऑप्शन बचता है 1971, और 1971 में किसको मिला था? पाब्लो। ओके, तो 1971 इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, पाब्लो को और भी कुछ प्राइज मिले हुए, जैसे इसने नोबेल जीता है, इसके पास एक प्राइज और है, आप कह सकते हैं इंटरनेशनल पीस प्राइज, इंटरनेशनल पीस प्राइज। ओके, ये कब मिला है? 1950 के अंदर मिला था इसको। एक प्राइज और है इसके पास, स्टालिन पीस प्राइज। स्टालिन पीस प्राइज भी पाब्लो को मिला हुआ है, और कब मिला था? 1953 में मिला था। ओके, तो ये कुछ ऐसी ईयर्स हैं जहां नोबेल दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉक इन द रेन इज अ पोएट्री कलेक्शन बाय। बता रहा आपको कि हॉक इन द रेन के नाम से एक पोएट्री कलेक्शन रहा है, किस पोएट का है? किसने इस नाम से अपना पोएट्री वर्क लिखा हुआ है? हॉक इन द रेन। ओके, तो क्या ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है? क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है, डब्ल्यू ईट्स, या फिर टेड हूस, या फिर लेस्ली नॉरिश? तो आप देखोगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस नाम से कोई कलेक्शन, पोएट्री कलेक्शन नहीं लिखा। डब्ल्यू ईट्स को देखोगे तो इसका भी नहीं है। हाँ, टेड हूस ने इस नाम से एक पोएट्री कलेक्शन लिखा है, जो कब लिखा था? 1957 में आया हुआ है। कब आया था? 1957। तो 1957 में हॉक इन द रेन नाम का टेड हूस का पहला पोएट्री कलेक्शन आया था। यहाँ से आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। जैसे आपने देखा 1956 के अंदर, ओके, 1956 के अंदर इसने अपनी एक पोइम को पब्लिश कराया था। एक मैगजीन थी, उसको पब्लिश कराया था, और शायद हो सकता है इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो उसको जब पब्लिश कराया, उसने जब उसको लॉन्च किया था, तो उसको लॉन्च करने के बाद जब उसने एक पार्टी दी थी, और उस पार्टी में ही मुलाकात हुई किसी सिल्विया प्लेथ से, और सिल्विया प्लेथ ने ही इसको इस हॉक इन द रेन को लिखने के लिए उसे प्रेरित किया, और उसके बाद से आप देखोगे ये वाला कलेक्शन हमें देखने को मिलता है, ये कलेक्शन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? बॉल पोएम। अच्छा, ये पेन नहीं, इसे कहोगे आप क्या? पोएम।
ओके, एक पोइम है द बॉल पोइम के नाम से। आपको बताना है इसके पोइट कौन है, किसने लिखा। एडविन रिच ने लिखा, या फिर जॉन बैरमैन है इसके राइटर, या फिर जॉन कीट्स हैं, या डब्ल्यू कीट्स। ओके, तो ये पोइम आप देखोगे जॉन बैरमैन के द्वारा लिखी हुई है। ओके, और 9th की बुक से है, 9th की बुक है, वहाँ से दी गई है। और ये यूपी आप देख सकते हैं एमपीपीटी के अंदर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखोगे आप, द पोइम द ट्रीज वॉज पब्लिश्ड इन। ओके, ट्रीज के नाम से एक पोइम है द ट्रीज, जहां ट्री सिंबल है किसका, तो आप कहोगे ट्री सिंबल है वीमेन। ओके, यहाँ ट्री को ट्री न समझे, ट्री इज द सिंबल ऑफ वीमेन। ओके, आपको बताना है कि ये पोइम कब पब्लिश हुई थी। 1966 में आई थी, 1963 में आई थी, 1964 या फिर 1962 के अंदर आई थी। ओके, तो 1963 में आप कहोगे इस पोइम को रिटन किया गया, ये लिखी गई थी, लेकिन पब्लिश कब हुई है। ओके, तो पब्लिश हुई है 1966। ओके, तो 1966 में द ट्री पोइम को पब्लिश कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ बी नॉट प्राउड वॉज पब्लिश्ड इन विच पोएट्री कलेक्शन। एक सोनेट है डेथ नॉट बी प्राउड, आपको बताना है कि ये सोनेट किस पब्लिकेशन में पब्लिश हुई थी। हॉक इन द रेन आई थी क्या, या फिर सॉन्ग्स एंड, अच्छा ये सोनाट नहीं है इसे लिखोगे क्या, सोनेट्स। क्या ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम का एक कलेक्शन है उसमें आई थी, या फिर न्यू हेम्पशायर में आई हुई है, आप विटनेस ट्री में आई हुई है। तो पहले आपको बता दें डेथ बी नॉट प्राउड ये कोई किसकी है, जॉन डन। ओके, किसने लिखा इसको, जॉन डन ने। और आप जानते हैं जॉन डन क्या था, मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। ओके, मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री का मास्टर था। ओके, और इसी का एक कलेक्शन है क्या, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इसमें क्या था एक्चुअली आपने सुना होगा, जॉन डन जो है वो होली सोनेट्स लिखा करता था, और होली सोनेट्स के नाम से उसने कुछ सोनेट लिखी थी। होली सोनेट्स में जाओगे तो ये कितनी सोनेट थी होली सोनेट के अंदर, 19 सोनेट थी ज़्यादा। ओके, 19 सोनेट थी। 19 सोनेट्स में से एक सोनेट ये भी है डेथ बी नॉट प्राउड। अगर आपसे कहा जाए कि ये कौन से नंबर की सोनेट है, तो आप बोल सकते हैं ये 10वें नंबर पर आती है। ओके, 10th नंबर पर आती है डेथ बी नॉट प्राउड। होली सोनेट्स की ही एक पोइम है, एक सोनेट है जिसमें 19 सोनेट थी, जिसमें से 10th नंबर पर आती है डेथ बी नॉट प्राउड। किस कलेक्शन में आई थी, तो आप कह सकते हैं कलेक्शन था आपका सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ओके, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इस नाम से आई थी और किस ईयर में आई थी, तो आप देख सकते हो ये कलेक्शन आपको बता देता हूँ, कलेक्शन आई थी 1633। ओके, इसमें पब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइगर इन द जू वॉज पब्लिश्ड। ये पोइम है अ टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू के नाम से एक पोइम है, और 10th क्लास की पोइम है, आप देख सकते हैं 10th क्लास में है ये पोइम प्रेस्क्राइब्ड है। आपको बताना है कि ये पोइम कब पब्लिश हुई, और आप देख सकते हो लेस्ली नॉरिश के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, लेस्ली नॉरिश के द्वारा लिखी हुई है, और लेस्ली नॉरिश एक वेल्शियन पोएट थे। ओके, अच्छा इन्होंने एक पोइम लिखी है अ टाइगर इन द जू। आपको बताना है किस पब्लिकेशन में ये पोइम पब्लिश वॉज पब्लिश्ड इन, अच्छा पब्लिकेशन नहीं आपको ईयर पूछा है, तो किस साल पब्लिश हुई थी, क्या 1937 में, 1938, 1940 या 1948। ओके, तो ये पोइम आई थी ध्यान रखेंगे 1948। ओके, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स वाज ट्रेंड एज पायलट। आपको बताना है कि कुछ पार्ट्स के नेम रखें
इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसे पायलट की ट्रेनिंग दी गई थी? ओके, वो एक पायलट भी हुआ करता था। क्या डब्ल्यू बी सही है, लेस्ली नॉरिश, या फिर देख सकते हैं आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या फिर जॉन बैरिगन। ओके, तो देखो डब्ल्यू बी आप जानते हैं कि एक आयरलैंड के पॉइंट थे, लेकिन उन्होंने कुछ समय के बाद आयरलैंड को उनके परिवार ने छोड़ दिया, इंग्लैंड आ गए, इंग्लैंड में रहने लगे। लेस्ली नॉरिश एक वेल्सियन पॉइंट है, इनके पास ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं रही। नहीं, लेस्ली नॉरिश ही वो पॉइंट है जिनके पास में ये ट्रेनिंग रही है एज ए पायलट। ओके, इन्होंने भी एज ए पायलट ट्रेनिंग ली थी, और आपको बता दूं कब ली थी? 1940। ओके, और उस समय पर जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी क्या है चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर ही इसने ट्रेनिंग ली, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ बीन्स डज द पोएट वांट टू ग्रो इन द पोएम? एक पोएम है, और इससे थोड़ा सा मैंने पोएम का नाम नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सोचेंगे कि ये बीन्स की लाइनें वाले की बात किस पोएम के अंदर की गई है। ओके, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ बीन्स डज द पोएट वांट टू ग्रो इन द पोएम? तो पोएम के अंदर अब कौन सी पोएम की बात करता है, ये मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद सोचें, जरा थोड़ा सा विचार करो कि वो कौन सी पोएम है जिसमें कोई भी राइटर पोएम के अंदर बीन्स की कुछ लाइनें लगाने की बात करता है। ओके, और तुम कहो तो मैं बता देता हूं। ओके, तो आपने एक पोएम देखा, लेक आइसले ऑफ इनस्पिरिट। इस पोएम के अंदर ये बात कही गई है, और ये पोएम लिखी किसने है? तो आप देख सकते हो डब्ल्यू बी इसकी पोएम है। अब आपको ये बताना है कि वो कितनी लाइनें, कितनी पंक्तियां बीन्स की लगाने की बात करता है। क्या 7 लाइन थी, 8 थी, 9 या फिर 10? तो आपका सही आंसर होगा क्या? वो 9 लाइन्स लगाना चाहता था। ओके, देखिए इस टाइप की चीज़ों को जानने के लिए बेहतर होगा कि आप लोग पोएम को लाइन टू लाइन में पढ़ें। जितना आप लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं पोएम को, और उतना आपको इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ओके, और हमारे चैनल पर सभी पोएम्स आपको मिलेंगी, आप यहाँ से सबकी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अ फोटोग्राफ इज ए पोएम। भाई, फोटोग्राफ एक पोएम है।